साहब को, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, भुट्टो के सिपाही, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ रहे, अब बिलावल साहब के साथ हैं, और हमेशा फ़ारूक सुहेल गोइदी साहब ने इनका जिक्र अपने उस्ताद और बहुत ही मोहतरम शफ़क़त रहनुमा के तौर पर करवाया। शुक्रिया आपका। जनाब फ़ारूक सुहेल गोइंदी साहब, मोहतरम असहाब प्रेसिडियम, फ़ारूक ने जो किताब लिखी है एक इंतहाई गरामाया तोहफ़ा है उर्दू अदब के लिए भी, और जो कोई जोग्राफिया या इंसानी तहजीबों के बारे में जानना चाहते हो। दिलचस्प बात यह है कि एक चीज़ ये जिक्र हुआ, और ये बड़ा पुरशको सा गो छोटा सा इलाका जो इस वक्त जो मकतब गाह था, मकातिब गाह था मुग़लों के ज़माने में, उसको बड़े मौजू अंदाज में फ़ारूक ने आज की अपनी किताब की तकरीब की रहनुमाई के लिए चुना। पर मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक चीज़ जो हमें याद नहीं रहती, जो हमारे दिमाग में नहीं आती, वो ये है कि ये किला जो लाहौर, अभी सुहेल वड़ैच साहब ने बजा फरमाया कि अकबर बादशाह 14 साल यहाँ रहा। वो कश्मीर क्या था, वापसी पे यहाँ रुक गया और 14 साल रुका रहा। जब उसने यहाँ की सूरत हाल देखी, 14 साल उसको रुकना पड़ा। को अपने 14 साल को मुग़ल बादशाह हो, आगरा भी उसके तसल्लुत में हो, दिल्ली भी हो, लाहौर भी हो, पेशावर भी हो और कश्मीर भी हो, तो वो कोई अपनी खुशी से नहीं कि 14 साल यहाँ बैठा रहेगा। और ये लाहौर का किला बनिस्बत दिल्ली के किले या आगरा के किले, दिल्ली के लाल किले और आगरा के किले की निस्बत से एक छोटा सा किला है। ये छोटा है उनसे। जो हमें बात बताने की और याद करने की ज़रूरत है वो ये है कि अकबर को मजबूर किया, अकबर को लाहौर से जंजीरों में बांध के जिसने मजबूर किया कि वो यहाँ रहे, यहाँ फ़ौजें रेज़ करे, बाकी सूबों से फ़ौजें बुलाए, उसका पीछा करे, फ़ौजों पे फ़ौजी दस्ते पे दस्ते भेज रहा हो और वो काबू ही ना आता हो। और उसने किसानों की एक बहुत बड़ी बगावत, इतनी बड़ी बगावत कर दी हो कि जिसकी बुनियाद पे जिसको ख़त्म करने के लिए अकबर को किसानों और अपनी सेकंड फ्यूडल क्लास को के साथ एक मैग्ना कार्टा करना पड़ा हो, वो अब्दुल्ला भट्टी था। अब्दुल्ला भट्टी ने उस बगावत को की वो सरबराही कर रहा था कि वो कर रहा था, वो आगे लेके चल रहा था उस बगावत को, जो यहाँ के पंजाब के किसानों ने मुग़ल बादशाह के खिलाफ कर दी थी, लगान देने से इनकार कर दिया था। ये जो एक काम करवाते थे, मुग़ल के जिधर रुके किला बनवाना शुरू कर दिया, लोगों से बेगार लेनी शुरू कर दी। बेगार का लफ्ज़ जहाँ से आया, मजदूरी लेते थे और बिलजबर लेते थे। पंजाब के किसान ने, पंजाब के बासी ने इनकार कर दिया। बादशाह को बंगाल से फौजें भी मंगानी पड़ी। अकबर को
दक्कन से फौजें, दक्कन के शुमाल दक्कन तक उसकी फौजें थी, वहाँ से फौजें मंगानी पड़ी, मुल्तान से बुलानी पड़ी, और पूरे 14 साल लगे उसको। अब्दुल्ला भट्टी ने 14 साल जिस तरह उसके नाक में दम कर किए रखा एक गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए, कि उसकी मिसाल कम मिलती है। पर वो हमारी तारीख की किताबों में भी अब्दुल्ला भट्टी का कोई जिक्र नहीं है। आप तारीख की किताब पर उठा लें, कहीं जिक्र नहीं होगा। उस पेजेंट रिवोल्ट का कहीं जिक्र नहीं होगा, क्योंकि अगर उसका पेजेंट रिवोल्ट का जिक्र कर दे मौरख, तो वो एक तरह रोमांटिसाइज कर रहा है बगावत को। और यहाँ हुक्मरानों को बागी नहीं चाहिए थे, हुक्मरानों को ताबेदार सिपाही चाहिए थे। अब ये वो जगह है, मैं सोचता हूँ, जहाँ से अकबर बादशाह के परवाने जा रहे होंगे मुख्तलिफ अपने जागीरदारों को, जिनको जागीरें उसने बख्शी होंगी, कि आओ तुम 500 घोड़े लेके आओ, तुम 2000 घोड़े लेके आओ। और अब्दुल्ला भट्टी और भट्टी का जो कबीला है, इसकी ख़वातीन ने जो मार के मारे, अब्दुल्ला भट्टी की माँ का नाम भी ता अबद जिंदा रहेगा। मैं लद्दियाँ मेरे चारों पासे, शूकरा मार दे पुत्रा दे धाने, मैं लद्दियाँ मेरी ललकारे मोला चुगत्तियाँ वाल, चुगत्ते कहते थे यहाँ मुगलों को, चुगत्ता कहा जाता था, चुगत्ता थे, मुझे अलगार है। जो सफ़रनामा गोविंदी ने लिखा है, गोविंदी पे मुझे जो हैरत होती है वो ये है कि एक तो बड़ी अच्छी ज़बान में, स्क्रिप्ट में, बड़े अच्छे लहजे में ये किताब और इसकी स्क्रिप्ट जो इसका है। दूसरा ये है कि इसने हर जगह के, अकबर बादशाह ही नहीं, अकबर बादशाह पे भी लिखा है, जहाँ का है सुल्तान है, जो भी तुर्क सुल्तान था, वो बल्गार सुल्तान था, या जो मैं पूरी मुकम्मल किताब नहीं पढ़ सका, पर जो मैंने देखा, ये जगह के अब्दुल्ला भट्टी भी दरियाफ्त करता आया। इसने अब्दुल्ला भट्टी को गुमनामी में नहीं जाने दिया, किसी भी मुल्क का या इलाके का हो। और इसने रोमांटिसाइज किया है बगावत को और बागियों को। और इस किताब को पढ़ना मेरे ख्याल में बड़ा लाजिम है। हमारी यहाँ बदकिस्मती ये है कि लिखने वाले ही कम रह गए। आज बीबी माइंड ना करना, ये आज शायद नदीम को, शायद महमूद नदीम को XMD TV PTV इनका तारुफ कराया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो अजोका का फाउंडर इसको अगर कहा जाए तो वो इसके, क्यों जी मियाँ साहब, वो इसकी शान में एक अपने वड़ैच साहब जो बैठे, वड़ैच साहब ने जितनी तहकीक की हुई है, वड़ैच साहब ने जितने कॉलम लिखे हुए हैं, जितना एजुकेट किया हुआ है। एक दफ़ा मैंने लिखा इस हवाले से, मजमून एक कॉन्फ्रेंस हुई इधर आर्ट्स काउंसिल में, तो उधर मैंने जो पढ़ा अपनी स्वाने से, अपनी ज़िंदगी के हालात, तो मैंने कहा हम उस लाहौर में रहते थे जहाँ मस्जिदों से खेल के मैदान ज़्यादा थे। जो नक्शो निगार और रौनकें और बर्बादियाँ तारीख़ के एतबार से जो मुसन्निफ़ है वो देखता जाता है, वो रील आपके सामने चलती जाती है।
वो पूरी फिल्म आपके सामने चलती जाती है। इसकी तहरीर में, गोविंदी की तहरीर में एक नक्श निगारी है, और वो उस तरह ही वो लिखता और करता है, जो कि बहुत बड़े बड़े सफ़रनामे लिखने वाले हमारे यहाँ हुए हैं। इब्ने इंशा, और उनकी वो भी थी एक, चलते हो तो चीन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है। अख्तर रियाजुद्दीन साहिबा, वो ज़रा एक ब्यूरोक्रेट की बीवी थी, तो उनकी सफ़रनामा ज़रा और किस्म का था। उनकी, हमारे अताउल्लाह कासमी साहब और मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब पे तो सफ़रनामों का कलम ही टूट गया। उसके बाद तो मेरा ख्याल है कोई सफ़रनामा कोई लिख सकता था तो वो गोविंदी। और गोविंदी ने एक किताब में 3-4 मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहिबान का तो खून कर दिया होगा। ये ऐसी किताब है। मैं इसमें से आपको तहरीर की शोखी और वो आपको मंजरनामा, मंजर निगारी का एक हिस्सा है, एक मैं पढ़ना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। ये आप एक सफ़र है, ट्रेन का सफ़र, और ट्रेन के सफ़र में आप देखें किस तरह वो ट्रेन में, और जो आखिरी जुमला होगा छोटा सा, वो आपको किस तरह ट्रेन से बाहर, सुरंग से बाहर ला के ट्रेन मुड़ती है और एक नए चैप्टर की बुनियाद किस तरह रखी जाती है। ये वैसे भी अगर कोई प्रोफेसर या कोई तहकीक करना चाहे नस्ल पे, तो ये एक बड़ा खूबसूरत पैसेज है। ये आप कहते हैं, ट्रेन की दुबली पतली जवां साल खातून गार्ड जो तुर्क रेलवे की यूनिफॉर्म में मलबूस थी, मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उस बुज़ुर्ग जोड़े का सामान फटाफट दूध एक्सप्रेस में रखा और ट्रेन ड्राइवर को बेल कर दी। वो छोटा सा हट जैसा रेलवे स्टेशन था। अगर मेरे पास वो सीधा मिनोल्टा कैमरा ना होता तो उसकी तस्वीर किसी रोमानवी नावल का सरे वर्क बनने के काबिल थी। ट्रेन काफ़ी रफ्तार से भागने लगी तो जहां गर्दी की बेताब आंखें ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक देखने लगीं। तुर्की का सफ़र शुरू हुआ। दूर एक पहाड़ पर खंडर थे। मैंने अपने नक्शे और पहले से लिए गए अपने नोट्स के मुताबिक एक्सप्लोर किया तो वो अशवारी के ज़माने का एक कला था। फिर रेलगाड़ी एक पहाड़ की ओट में भागने लगी। पहाड़ की ओट ख़त्म हुई तो सामने यकदम एक दरिया आ गया। ट्रेन इस दरिया के मुकाबिल तेज़ रफ्तारी से भागने लगी। एक जानिब पहाड़, बीच में दरिया, और दरिया के उस पार भी पहाड़। दरिया का पानी तंग रास्ते और ढलान की वजह से बहुत तेज़ रफ्तारी से बह रहा था, और ऐसे में ट्रेन इसके मुकाबिल क्या मंजर था। रेलगाड़ी किसी खुशी भरे गीत की तरह विसल बजाने लगी। इसी दौरान उसने मज़ीद रफ्तार पकड़ी। बल खाती और घूमती राह आहन पर ऐसे जैसे खुशी के सबब झूमने लगी हो। अपने सफ़र तय करने की खुशी में मशरकी एक्सप्रेस मशरकी तुर्की के हसीन वसी सब्ज़ारों और वादियों में ऐसे बल खाती जा रही थी जैसे वो इस मंज़र की खुशी में रखा हो। अनातोलियाई वादियों की रेलगाड़ी
दूध एक्सप्रेस, यकदम रेल एक सुरंग में दाखिल हुई, घुप अंधेरा हो गया। 2-3 मिनट के बाद रोशनी का एक नुक्ता सा नजर आने लगा। दूध एक्सप्रेस तेजी से उस हाले की से बाहर निकली तो अब अजब मंजर था। ऊपर पहाड़ की बुलंदी पर कदीम ईश्वरी तहजीब के किले के खंडरात और दाएं हाथ पर तुंद व तेज दरिया बहता पानी, दरियाए फरात। आप देखें किस तरह तुर्की से और फरात के किनारे पे और सुरंग से निकलती हुई ट्रेन का, रेलगाड़ी का किस तरह मंजर निगारी की है गोविंदी ने। एक बात मैं अर्ज करता चलूँ आखिर में, यहाँ बात हो रही थी कि जो सुर्ख जन्नत जिसके पीछे गोविंदी जगह जगह फिरता रहा है, वो शायद उसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है और मार्क्सिज्म की शेल्फ लाइफ ख़त्म हो गई है। मैं ये बात नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि कार्ल मार्क्स ने 3-4 ऐसी हकीकतें बयान की हैं जो हर वक्त के लिए वो मुनासिब है, दुरुस्त है, बजा है और हकीकत है। मिसाल के तौर पे उसकी जो थ्योरी है ज़िद्दैन के ज़रिए, डायलैक्टिक्स के ज़रिए माशरा, इंसानी माशरा भी और हर चीज़ ऊपर उभरती है और आगे बढ़ती है। सिंथेसिस का एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। या मिसाल के तौर पे वो जो उसकी इजाफी वैल्यू की, सरप्लस वैल्यू की जो उसकी थ्योरी है, वो उसकी थ्योरी ये है बुनियादी तौर पे कि मज़दूर को आजिर इतनी तनख्वाह देता है कि मज़दूर दूसरे दिन उसकी मशीन चलाने के लिए आ जाए और फैक्ट्री चलती रहे, वरना और बाकी जो है उसकी आसाइश के लिए जो होता है वो सारा आजिर ले जाता है। यानी उसको 15 रुपए दे दिए 100 में से कि वो खा पी के सो के दूसरे दिन मशीन चलाने आ जाए और ख़ुद 85 रुपए आजिर ले गया। ये थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है। ये आज भी चल रही है। आज इसके तरीके आप समझ लें बदल गए। अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आ गई हैं, ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, और गरीब ममालिक हो गए। गरीब ममालिक को दे देते हैं वो, ये जो क्लब है कैपिटलिज्म का, ये गरीब ममालिक को IMF के ज़रिए पैसे पकड़ा दिए थोड़े से और फिर उसका सरप्लस सारा वो ले गए। ये चलता रहे मुल्क और इसको खाते रहे हम। ये जो सच्चाइयाँ रकम की कार्ल मार्क्स ने, वो कभी उनको कोई झुटला नहीं सका और ना झुटला सकेगा, मैं समझता हूँ। और तुर्की में ऐसा हुआ, रफ़ीक तारर साहब सदर पाकिस्तान थे। एक सदूर की, दुनिया के सदूर की एक कोई कॉन्फ्रेंस थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको, सदर साहब को कहा आप जाएं, आप ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें 1-8 दिन के लिए इस्तांबुल या अनकरा। सदर साहब चले गए। दूसरे दिन सदर साहब की सारी पार्टी पहुंच गई एयरपोर्ट पे, तो पता लगा कि पायलट भी नहीं है, को पायलट भी नहीं है, वो मिल ही नहीं रहे। तलाश उनकी हो रही है, सारी तुर्की की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है कि वो किधर गए। वो गिरफ्तार हो चुके थे। वो गिरफ्तार क्यों हुए थे? कि उन्हें कमाल अतातुर्क के जो मकबरे पे नमाज का वक्त हो गया, उन्होंने नमाज नीयत ली। वो कमाल अतातुर्क के मकबरे पे नमाज उसने कहा हुआ था कि नहीं पढ़ी जानी। वो उनको उठा के पुलिस ले गई थी, पायलट को और को पायलट को।
तो ये इन वादियों में फिरता फिरता, घूमता घामता, खुशियों के गीत गाता, कोकाफ की परियों का पीछा करता करता फर्रुख सुहेल गोविंदी यहाँ हमारे यहाँ जाकर बैठा है और उसने इस किताब में वो सारा किस्सा वो रकम किया है। अमीर हमज़ा का किस्सा है, ये पढ़िए ज़रूर और इसको एंजॉय कीजिए। एहसन साहब को, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, भुट्टो के सिपाही, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ रहे, अब बिलावल साहब के साथ हैं और हमेशा फर्रुख सुहेल गोविंदी साहब ने इनका जिक्र अपने उस्ताद और बहुत ही मोहतरम शफ़क़त रहनुमा के तौर पर करवाया। शुक्रिया आपका।